नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं गोवा विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसका आज डे 3 है। आज भी कई विषयों को विधायकों की तरफ से पुरजोर तरीके से रखा गया, तो उधर सत्ता पक्ष की भी तरफ से माकूल तरीके से जवाब दिया गया है। पेडने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर भी जमकर सवाल जवाब हुए हैं और इसके अलावा क्या कुछ गतिविधियां लंच ब्रेक से पहले तक की रही हैं, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे जुड़ गए हैं। तुकाराम, सबसे पहले जीसीए को लेकर जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने सवाल किए कि महज 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आती कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का इंतजार है पेडने में, उसका इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। जी हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि आज जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें दो मेजर क्वेश्चन जो थे, वो एक थी जीसीए जो कि गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की जो ग्राउंड पहले में गवर्नमेंट ने लैंड जो अलॉट की थी वो, और सेकेंड जो फिशिंग डिपार्टमेंट है उसका जो इलीगल फिशिंग गोवा में हो रहा है उसके ऊपर। और जब जीसीए की बात आई तब गोवा ने 8 साल पहले ने एक जगह जीसीए के लिए अलॉट की थी, जो लीज पे उनको दे दिया था, जिसका टोटल प्राइस था 19 करोड़ और टोटल एरिया था 1.84 लाख स्क्वायर मीटर। लेकिन जब 8 साल के बाद भी जीसीए ने उसके ऊपर कुछ ना फाउंडेशन स्टोन डाला, ना ही कोई नींव रखी, और ना ही जो उस ग्राउंड को बिल्ड करने के लिए जितने सारे परमिशन लगते हैं बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट थे, उधर भी उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया। तो उसके ऊपर बहुत बहुत सारा हंगामा हमें असेंबली में देखने को मिला, क्योंकि बहुत जो पेंडेंट के एमएलए थे उनका कहना था कि अगर ये ग्राउंड वहाँ जल्द से जल्द बन जाता है तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पेंडेंट के लिए, वो बढ़ सकता है और जहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। लेकिन 8 साल से वहाँ पे किसी ने कुछ स्टेप्स आगे नहीं लिया वो ग्राउंड बनाने के लिए, तो सरकार उसके लिए क्या कुछ कर रही है। तो सरकार ने ये जीता जीते हुए कहा कि ऑलरेडी उन्होंने जीते के लिए 2024 में एक चौकोस नोटिस भी इशू किया है कि क्यों ना हम जो लैंड आपको दिया है वो रिवर्ट बैक ले ले, क्योंकि अब तक तो कोई भी डेवलपमेंट या फिर कोई भी तैयारी आपकी तरफ से नहीं दिखाई दे रही कि आप वहाँ पे कोई ग्राउंड बना रहे हो, और जो भी परमिशन आपको लेनी थी उसके लिए भी आपने कुछ अप्लाई नहीं किया है। और जो भी अमाउंट आप जो सरकार ने अलॉट किया था उस लीज के लिए टोटल 19 करोड़ था, उसमें से सिर्फ 9 पॉइंट और अमाउंट ही करोड़ गवर्नमेंट को मिला है। तो जो अमाउंट भी है फुल्ली मिला भी नहीं है, तो सरकार ने उनको ऑलरेडी प्रपोज नोटिस दे दिया है। और इन 2 साल में अगर सरकार जीसीए उधर ग्राउंड नहीं बनाता या फिर कोई परमिशन के लिए अप्लाई नहीं करता है, तो सरकार वो लैंड फिर से अपने और ले लेगी, और अगर चाहिए जीसीए को दूसरी कोई और जगह चाहिए अलॉटमेंट के लिए, तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन वो जीसीए को ही तय करना पड़ेगा कि वो उनको जगह कहाँ चाहिए, कितनी जगह चाहिए, क्योंकि सरकार तो नहीं बता सकती कि जीसीए को ग्राउंड कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। ये पूरा जीसीए के ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि उनको जगह कहाँ चाहिए और कहाँ ग्राउंड बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो फिशिंग इलीगल फिशिंग एक्टिविटी गोवा में हो रही थी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हंगामा हमें देखने को मिला, क्योंकि गोवा एक फिश प्रधान स्टेट कहा जाता है। गोवा की जो रोजी रोटी है वो बहुत सारे लोग फिशिंग एक्टिविटी पे जो पहले थे तो फिशिंग एक्टिविटी पे थे, और उनका जो मेन आहार है वो भी फिश पे डिपेंड है। तो जो समंदर में फिशिंग के लिए जा रहे हो वहाँ पे बहुत सारा इलीगल फिशिंग हो रही है, जो बुल फिशिंग कहते हैं या फिर एलईडी फिशिंग कहते हैं। इन सारे इलीगल एक्टिविटी की वजह से कई फिशिंग जो गोवा के फैसिलिटी है फिशिंग कम्युनिटी, उनको नुकसान पहुंच रहा है, और उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। क्योंकि रिप्लाई देते हुए हालांकि नीलकंठ हल्दनकर जो मिनिस्टर है फिशरीज, उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी 2 ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम जो है उन्होंने ट्रायल बेसिस पे रन करके देख चुका है, और जल्द से जल्द इनको अमल में लाया जाएगा, और गोवा के जो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज है वहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस से निगरानी रखी जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट के पास देखा जाए तो उनके लिए इलीगल फिशिंग एक्टिविटी कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए जो बोट की कमतरता थी वो अभी भी वैसी की वैसी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही बोट है जो इलीगल फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको जब इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है या फिर अंदर डीप सी में जाकर उनको चेक करना पड़ता है कि कौन से बोट कहाँ से आ रहे हैं। जो कि बॉर्डर में गोवा है, महाराष्ट्र है, वहाँ से भी बहुत सारे फिशिंग बोट गोवा के अंदर आते हैं, तो उनको भी चेकिंग के लिए जो बोट चाहिए वो कम है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की मांग अपोजिशन ने की है।
और जो ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम की बात जो सरकार कर रही है, तो उसकी जो मैकेनिज्म होगा उसके ऊपर कैसे निगाहें रखी जाएगी। जब ड्रोन कोई इलीगल फिशिंग पकड़ता है तो उसको फाइन किस तरह से दिया जाएगा, उसके ऊपर क्लियरिटी जो चाहिए थी वो अपोजिशन को नहीं मिल पाई है। उनको सिर्फ इतना ही मिल रहा है कि वो ड्रोन सर्विलेंस ही करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे इसके ऊपर अभी तक क्लियरिटी नहीं है। ओके जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहा आपने जिस तरीके से मछुआरों के जेटी पर रैंप और ऑप्शन और जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जो मुद्दा उठाया गया, उस पर आपने जो जानकारी दी है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले क्रिकेट स्टेडियम पर ही थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि मुद्दा वाकई में बेहद गंभीर है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि 10 साल में स्टेडियम बनकर तैयार होना था, महज 2 साल का समय बाकी है। अगर इस बीच ये स्टेडियम तैयार नहीं होता तो सरकार क्या जवाब देगी, क्या एक्शन लेगी? ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि जीसीए पूरी तरह से इस पर लापरवाही बरत रहा है। तो मनमानी कर रहा है क्या जीसीए? उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जीसीए को गोवा में ग्राउंड बनाने की कोई इच्छा ही नहीं है। उन्होंने जब गोवा से डिमांड आने लगे तो उन लोगों ने लैंड के लिए रिक्वेशन डाल दिया था, एक परमिशन ले लिया था, और लीज पे भी गवर्नमेंट ने उनको लैंड ऑलरेडी दे चुके थे, लेकिन उनको यहाँ पे ग्राउंड बनाने के लिए कोई इच्छा उनके मन में दिख नहीं रही, क्योंकि 8 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो 8 साल के अंदर पूरा स्टेडियम बन के वहाँ पे गेम्स भी हो सकते थे, लेकिन अभी तक जीसीए की तरफ से कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि उनके मन में जो इच्छा होती है वो यहाँ पे कम लग रही है कि उनको यहाँ ग्राउंड बनाना है या नहीं बनाना है इसको। हम्म। अब एक सवाल इस बात को लेकर भी जब उठाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया सदन के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमने तो डीसी को नोटिस भी जारी किया था और ये कहा था कि क्यों ना आपकी लीज को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यानी ये तो फिर सीधा सा यही बात हो जाती है कि नियंत्रण से चीजें बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हैं। तो क्या माना हाँ जाए? जी, वही तो पेटे बासु का वही सपना तो टूट कह रहा हूँ। सकता है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार होना है, क्या वहां से छिन सकता है? हो सकता है, क्योंकि 8 साल में अगर जीसीए ने कोई स्टेप नहीं लिया, उनके मन में अगर इच्छा ही नहीं हो पाता, मुझे नहीं लगता कि इन 2 साल में वो कुछ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शोकेस नोटिस करके भी 1 साल हो चुका है और उसके ऊपर भी अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जीसीए को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो लैंड वापस गवर्नमेंट के पास चला जाए या ना जाए, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि उनको ग्राउंड ही नहीं बनाना है गोवा में, क्योंकि यहाँ पे जो भी गेम्स होंगे उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उनको लग रहा है कि कहीं कम हो सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर जहाँ पे उन्होंने लैंड अलॉट किया वहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बाद में बहुत सारे होटल्स भी अभी बनने वाले हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अगर वहाँ पे ग्राउंड भी बन जाता है तो उनको जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीसीए इस बात से सीरियस नहीं है कि अगर वहाँ पे ग्राउंड आ सकता है तो बहुत सारा डेवलपमेंट उस एरिया में भी हो सकता है और बहुत सारी सुविधा भी जो जीसीए को चाहिए वो भी वहाँ पे मिल सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीसीए को सिर्फ वहाँ लैंड लेके बस लोगों को खुश करना था कि हम ग्राउंड बनाएंगे आपके गोवा में, लेकिन अभी तक तो कुछ स्टेप्स नहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव भी दिया गया है कि जीसीए के पास बिचौली में जमीन है, अगर वो चाहे तो स्टेडियम वहां पर निर्माण हो सकता है, सरकार मदद करेगी। तो इस प्रस्ताव पर भी जी हाँ। जीसीए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई जवाब? जी नहीं, उस पे भी जीपीएस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि एक बार वहाँ पे साइट इंस्पेक्शन भी हुआ था मॉर्निंगे, जहाँ बिचौली मॉर्निंगे में, लेकिन उसके बाद उधर कुछ डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही है। और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर उनको चाहिए तो संज्ञा में भी वो दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक जगह उन्होंने देख चुकी है। लेकिन अभी पूरा निर्भर है कि जीसीए के ऊपर उनको कहाँ बनाना है, और उनको बनाना है या नहीं बनाना है वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उसके लिए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सपना देखने वाले लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 8 साल का वक्त हाँ तो बीत गया, 2 साल का समय बाकी है, और अभी जो तकरार देखने को मिल रही है, उम्मीद की किरण तो कम से कम नजर नहीं आती। क्या आपको लग रहा है कि जीसीए पर नियंत्रण करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम भी उठाया जा सकता है, अगर मनमानी के आरोप खुद जी हाँ। मुख्यमंत्री लगा रहे हैं कि कोई जवाब नहीं दिया जाता? जी हाँ, सरकार और एक शोकॉज नोटिस भी निकाल सकती है उनके खिलाफ, अगर उसके ऊपर भी रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है और 2 साल का जो समय है उनके पास बचा हुआ, अगर उस 2 साल के समय के अंदर किसी अगर कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं करता है तो सरकार वो लैंड
अपने पास फिर से ले सकती है और जीसीए को विदाउट लैंड गोवा में रहेगा और उसके बाद उनको फिर नया जगह जो है उनको ढूंढना पड़ेगा। फिर जो प्रोसेस है वही एक्वायर करने के लिए, फिर लीज करने के लिए, तो बहुत लंबा समय उसमें भी जा सकता है। तो सपना गोल के पास है जो इंटरनेशनल स्टेज क्रिकेट का गोवा बनने से, वो बहुत मुझे लगता है एटलीस्ट और एक 10 साल तक उनको सपना ही सब रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब मछुआरों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न था संकल्प आमोकर की तरफ से उठाया गया था कि सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, चाहे जेटी पर रैंप हो, ऑप्शन हो, या जो भी जरूरतें हैं। खासतौर पर जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि अवैध बुल ट्रॉलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है, ये भी कहा जा रहा है। इस पर जो फिशरीज मिनिस्टर हैं नीलकंठ हलनकर, उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया? यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जगह है, जो क्वेश्चन है, एक दो अलग क्वेश्चन है। एक जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है जो छोटे छोटे नाव लेके पानी के अंदर ऐसे फिशिंग करते हैं, उनके पास जो अम, जाला होता है फिश पकड़ने के लिए, उनको रखने के लिए जो जगह चाहिए वो जो मोरमुगांव एरिया में उनके पास नहीं है। और उनके लिए जो एमएलए ने फिशरीज डिपार्टमेंट को भी लिखा था कि उनको वो नाव लगाने के लिए जो नेट है वो रखने के लिए एक शेड बनाया जाए, और उसके लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद उन्होंने लास्ट असेंबली में भी ये प्रश्न उठाया था। तो आज नीलकंठ हलनकर ने कहा है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर उस शेड के लिए टेंडर निकाला जा सकता है, क्योंकि इंस्पेक्शन ऑलरेडी 14 जुलाई को हो चुका है और जो भी परमिशन चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे जो नापता की लाइन है वो अंडरग्राउंड वहाँ से पास हो रही है, तो उसके लिए भी जो जुआरी से परमिशन चाहिए था इंडस्ट्री से, उनसे भी वो परमिशन मिल चुका है। सेकेंडली वो जो बन रहा है वो समुद्र किनारे है, तो उसके लिए भी पीएचजेड अथॉरिटी की परमिशन लगती है, उनसे भी वो परमिशन मिल चुका है। तो बहुत जल्द से जल्द वहाँ पे उनके लिए जो शेड है वो बना जाएगा। लेकिन सेकेंड इशू जो है वो है इनलीगल फिशिंग, जो कि समंदर के अंदर हो रही है, जो अब बुल फिशिंग जिसे कहते हैं या फिर एलईडी फिशिंग जिसे कहते हैं, जहाँ पे जो बड़े बड़े एलईडी लाइट अंदर डाल के फिशिंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फिशिंग वो जाले में अटक जाते हैं, और वो जो आगे फिशिंग की ग्रोथ होनी चाहिए और जो भी परिवार बढ़ना चाहिए वो कहना चाहिए वही अटक जाता है। तो इससे बहुत सारे जो फिशरमैन को दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो प्रश्न था वो बहुत बड़ा प्रश्न था। इस जो हंगामा सदन में देखने को मिला फिशिंग के, वो इसी मुद्दे पे था, जो इलीगल फिशिंग वहाँ पे हो रहा है उसको सरकार किस तरह से रोकेंगे, और जो एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए, जो फाइन इनके ऊपर लगाना चाहिए, वो किस तरह से करेंगे। सेकेंडली जो दो स्टेट है, एक कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो दोनों नई स्टेट है, उनके भी जो फिशिंग पोर्ट है वो गोवा के एरिया के अंडर आते हैं और वहाँ पे फिशिंग करते हैं। तो उनको भी कैसा रोका जाएगा, इसके ऊपर सरकार कैसी निगरानी रखेंगे, उसके ऊपर चर्चा हुई। तो उसके ऊपर मिनिस्टर ने कहा है कि जो ड्रोन सर्विलेंस है वो शुरू कर चुके हैं, हालांकि जो ट्रायल बेसिस पे था और उन्हें वो सक्सेस भी मिला हुआ है। तो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में वो फुल्ली ड्रोन सर्विलेंस पे उसके ऊपर एक नजर रखी जाएगी, और उसके बाद जब कोई मिल जाता है इलीगल फिशिंग करते हुए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो बोट है वो सीज किया जाएगा, उसके अंदर जो भी मछली उन्होंने पकड़े उसको ऑक्शन में रखा जाएगा। ऑक्शन में जो अमाउंट आता है उस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5 करके जो भी पैसा होता है उतना फाइन जो फिश ओनर है उसके ऊपर लगाई दी जाएगी। अच्छा जी। बिल्कुल। मत्स्य मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि तटीय निगरानी भी की जा रही है, ड्रोन के जरिए भी अवैध मछली पकड़ने को लेकर लगातार एक्शन जारी है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ और सवाल वहां पर खड़े किए गए थे, और साथ ही मत्स्य मंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया? क्या इसमें ठीक ढंग से सफलता नहीं मिल पा रही, अगर इतनी निगरानी हो रही है और उसके बावजूद अवैध तरीके से मछलियां पकड़ी जा रही हैं? एक तरफ से देखा जाए तो मिनिस्टर ने कहा कि ड्रोन सर्विलेंस जो है वो किया जाएगा, लेकिन ड्रोन सर्विलेंस के बाद अगर ड्रोन फिशिंग बोट को पकड़ लेता है इलीगल फिशिंग करते हुए, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई सरकार करेगी तो किस प्रकार की होगी, उसके ऊपर कोई क्लियरिटी सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। फिर मिनिस्टर ने दे नहीं पाए कि अगर ड्रोन किसी एरिया में जाता है, एक सर्टन एरिया में जाके एक सर्टन बोट को इलीगल फिशिंग करते हुए पकड़ लेता है, तो उसके बाद क्या करेगा सरकार। हालांकि सीएम ने कहा कि उसका फोटो लिया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब वो फोटो लेगा ड्रोन
उसके बाद जब तक वो रिटर्न आएगा तब तो वो फिशिंग बोट उधर रहेगी कि नहीं रहेगी। जब तक यहाँ पे जो मैन्युअली फिशरीज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे वो उधर पहुंचते तक वो फिशिंग बोट वही रहेगी या फिर अपने एरिया में चली जाएगी, इसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे जो एमएलए हो नाखुश है, जो रिप्लाई उनको मिले कि जो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए वो किस प्रकार की होगी, वो प्रॉपर नहीं है। इस वजह से बहुत सारे एमएलए नाखुश है। बिल्कुल। तो क्या इन मुद्दों के अलावा और भी कुछ खास रहा लंच ब्रेक से पहले? जी हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि एक्चुअली जो टैक्सी इशू हमने कहा था कि रेंट का कैब और टैक्सी जो इशू है वो इस क्वेश्चन आर में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन लिस्ट किए हुए थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अलायंस रीजनल है, जो सपोर्टेड बीजेपी के अलायंस में है, उन्होंने इस क्वेश्चन को ना लेते हुए उन्होंने फिशिंग क्वेश्चन को लिया। उसके बाद भी जो बीजेपी के एमएलए केदार नायक थे, जो सालीगांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन को डाला था और वो भी लिस्ट आउट हुआ था। लेकिन उन्होंने उस क्वेश्चन को ना लेते हुए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रोड इशू है वो लेने लिया। तो इससे पता चल रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है और उनके जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं जो टैक्सी इशू है या फिर रेंट का कैब इशू है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा ये भी देखा गया कि जब विजय सरदेसाई से उन्होंने जब रेंट का कैब के ऊपर सवाल उठाया जीरो ऑर्गेनाइजेशन में कि बहुत सारे मड़गांव में जो लोग हैं वो रेंट कैब के लिए परमिट के लिए लोगों को पैसा दे चुके हैं, लेकिन उनको परमिट नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने कहा कि ये जो रेंट कैब है उसकी जो परमिट है वो सरकार ने बंद कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं थे, वो कहीं रोड पे जाके पार्क कर देते थे। उसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। और बाकी सारे रेंट कैब के नाम पे प्राइवेट गाड़ियां है वो भी रेंट को दे रहे थे, जिससे गवर्नमेंट को जीएसटी रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो ऐसे 250 गाड़ियां ऑलरेडी डिपार्टमेंट में चालान भी किया हुआ है। तो ऐसे इस मुद्दे के लेके उन्होंने जो रेंट कार की परमिट है वो बंद किया हुआ है। और अगर किसी ने किसी को एश्योरेंस दिया है कि आप मुझे पैसा दे दो मैं आपको परमिट दे दूंगा, तो उसके ऊपर कोई रिटर्न कंप्लेंट करता है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मेन इशू था टैक्सी का वो इस असेंबली में जो क्वेश्चन लिस्ट भी हुआ था लेकिन रूलिंग पार्टी ने उसको नहीं लिया। इससे एक बात तो श्योर है कि टैक्सी मुद्दे पे सरकार इस असेंबली में डिस्कस करना नहीं चाह रही है। चले बिल्कुल अंत में बजट को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से रिप्लाई भी दिया जाना है, क्योंकि बजट को लेकर विपक्ष ने काफी सवाल भी खड़े किए और ये कहा कि बजट के नाम पर सिर्फ चिप्स के पैकेट थमाने की कोशिश की जा रही है, हवाई बजट है। कितने बजे तक मुख्यमंत्री का रिप्लाई होगा, इस बारे में कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहें? ये शाम तक हो जाएगा, जब हम टी ब्रेक के बाद सीएम रिप्लाई दे सकते हैं। उससे पहले बाकी क्या मेरे बोल सकते हैं, तो टी ब्रेक के बाद ही पता चलेगा कि जो रिप्लाई सीएम की तरफ से आ रहे वो सच में हवाई है या फिर कोई पुख्ता एश्योरेंस है, फिर पुख्ता जो आंसर्स मिलने चाहिए मेरे को वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो टी ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो लंच ब्रेक से पहले किन किन मुद्दों को जोर शोर के साथ उठाया गया, उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया, हमारे वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे पल पल की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर तुकाराम, आप लगातार नजर बनाए रखिए। लंच ब्रेक के बाद क्या कुछ गतिविधियां होती हैं, राष्ट्र टीवी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। मॉनसून सत्र से जुड़े तमाम जानकारियां, हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लंच ब्रेक से पहले क्या कुछ हुआ, ये हमने तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई है, और लंच ब्रेक के बाद में क्या कुछ मुद्दे होंगे, मुख्यमंत्री का बजट को लेकर क्या कुछ जवाब सामने आता है, पल पल की जानकारी हम आप अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।